जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बोले थे कि आपको ये पूरा खंड मिलेगा, उसमें 4 तक का हम आपको बता दिए थे। अब ये 5वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा आप देखिए। तो इसकी परिभाषा होती है किसी बिंदु आवेश के कारण एकांक प्रमाणिक आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल को उस बिंदु पर आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। ये आपका होगा। अब इसमें आप E बराबर लिख सकते हैं F/Q0। ये खुद में सदिश राशि होती है, सदिश राशि है ये, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। वैसे इसका एक मात्रक और ले सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है। अब आगे है एक आपका इसमें अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या है? तो अनुगमन वेग को समझने के लिए आप अनुगमन वेग आप डाल लीजिए है चल अनुगमन वेग। इसको दिखाते हैं हम लोग VD से। इसका क्या है? इसका है कि किसी चालक में वैद्युत चालन की क्रिया में चालन इलेक्ट्रॉन का नियत सूक्ष्म स्थिर वेग है ना, ये लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो। ठीक है। इसको दिखाते हैं हम लोग VD से। ठीक हो गया। अब एक और देखते हैं हम लोग कि इसमें एक और दिया है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये आपको हम परिभाषित करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r। ठीक है। तो क्या होगा कि किसी वैद्युत परिपथ में लगे सेल के अंदर इलेक्ट्रोडों के बीच प्रवाहित धारा के मार्ग में होने वाले अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कहते हैं। ठीक है। ये आपका प्रतिरोध है। इस आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होता है वो निर्भर करता है चालक और वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। चालक का जो इलेक्ट्रोड है उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और इलेक्ट्रोड प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला है सवाल आपका, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण यानी A का मान दिया है 6 अंश। A का मान क्या है? 6 अंश। प्रिज्म कोण 1 को दिखाते हैं। तो पदार्थ का इस प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण क्या होगा
जबकि n का मान इसके लिए दिया है 1.5। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब पतला प्रिज्म होता है तो उसके लिए जो सूत्र बनता है विचलन कोण का वो ये बनता है। ठीक है, ये बनता है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, डेल्टा एम हमको निकालना ही है। ये 1.5 हुआ माइनस 1 हुआ, ये 6 हो गया। तो डेल्टा एम बराबर होगा 0.5 इंटू 6 यानी 6 पचे 30 यानी 3 अंश। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें कि पराबैंगनी जो प्रकाश है आपका, बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतना दिया है, उसकी आवृत्ति। तो आप जानते हैं कि जो पराबैंगनी प्रकाश से विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो c बराबर होता है म्यू लैम्डा। तो यहाँ पे आवृत्ति का मतलब c बाई लैम्डा। c का मतलब प्रकाश की चाल 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा आपको दिया गया है 1850 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो म्यू हो जाएगा, आप इसमें अगर थोड़ा सा काम कर लें तो 10⁸ और एक एवरेज हम लेते हैं तो हम इसको 1.8 कर लें, 5 करें तो 10⁻, यहाँ 3 आएगा और ये 10⁻ एंगस्ट्रॉम को हमने चेंज कर दिया, यानी एक एंगस्ट्रॉम में हम ये कहना चाहते हैं कि 10⁻10 होता है। तो ये आपका प्लस का होगा। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक बात और भी कर सकते हैं कि हम इसको ऑलरेडी 1.9 भी कर सकते हैं, 1.9 और 10⁻, ये जो बने रहा है तो इसमें घट के जाएगा तो यहाँ 7 आएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम 30 कह रहे हैं, 19 कह रहे हैं, है ना, 30 19 10⁻15। अब हल करेंगे तो आएगा 1 आएगा। 1 आने का मतलब ये हो गया कि 30 में से 19 घटा दिया आपने, 1 आया, ये 1 होगा 0। तो 19 पचे 95, ठीक है ना। तो 19 पचे 95 आप 5 ले सकते हैं, 10⁻15 हर्ट्ज। ये आंसर होगा आपकी आवृत्ति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि आपके यंग के प्रयोग में केंद्रीय दीप्त, तो इसमें हम ये कह रहे थे कि तीसरी दीप्त, यंग का प्रयोग है केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त। तो तीसरी दीप्त के लिए हम एक चीज़ तो मानते हैं कि तीसरी दीप्त अगर हम देख रहे हैं तो दीप्त फ्रिंज की जो पथांतर है, फ्रिंज का पथांतर वो होता है 0 केंद्रीय होता है। फिर उसके बाद आपका लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसे चलता है। तो 0 कालांतर पे है और उसके बाद तीसरी हम ले रहे हैं, 0 तो आपका मुख्य हो गया। फिर इसके बाद तीसरी दीप्त के लिए हम ये लेंगे, यानी इसके लिए जो पथांतर होगा वो हो जाएगा आपका 3 लैम्डा। तो इसके लिए कालांतर क्या होगा, डेल्टा फाई बाई 2 पाई लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा एक्स, यही डेल्टा एक्स कहा जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा फाई 2 पाई लैम्डा, ये हो जाएगा आपका 3 पाई, यानी आप कह सकते हैं कि फाई होगा 6 पाई। हाँ, और दूसरे के लिए अगर हम मान लीजिए अदीप्त लेते हैं, अदीप्त भी तीसरी लेनी है, तो तीसरी अदीप्त का जो पथांतर होगा, अदीप्त का पथांतर वो होगा आपका, अब यहाँ पे देखिए पथांतर लेने का तरीका होता है कि बाई 2 करते जाते हैं। तो पहला लैम्डा बाई 2 पे होगा, दूसरा 3 लैम्डा बाई 2 पे होगा, तीसरा 5 लैम्डा बाई 2 का, यानी जो डेल्टा एक्स आएगा आपका तीसरे अदीप्त के लिए 5 लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मान निकालना चाहो तो 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आपका यहाँ 18,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये पथांतर हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो। और कालांतर आपका हम 6 पाई दे ही दिए। अब यहाँ पे जो डेल्टा फाई होगा, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 5, 6000 यहाँ लगाएंगे और 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15,000 एंगस्ट्रॉम पथांतर हो जाएगा।
अब बच गया कलांतर के लिए, तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा फाई बराबर होगा 2 पाई बाई लेमडा और यहाँ होगा 5 लेमडा बाई 2, यानी ये ऐसे कट जाएंगे तो आएगा 5 पाई, यानी कलांतर हो जाएगा 5 पाई का। क्लियर हो गया? फिर से आप समझ सकते हैं। समझने की बात ये होगी कि तीसरी दीप्त फ्रिंज, जो दीप्त फ्रिंज का जो पथांतर चलता है 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा ऐसे चलता है, तो तीसरी के लिए तो केंद्रीय हो गया, केंद्रीय के बाद 1 2 3, तो तीसरी पथांतर ये हो जाएगी। तो पथांतर का मान निकालना है तो 18,000 एंगस्ट्रॉम का आएगा। अब इसी के थ्रू अगर यहाँ पे हम कलांतर देखेंगे तो कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स होता है, तो ये पथांतर आपका जो आया हुआ है वो यहाँ यूज होगा। तो हमें कला निकालनी है तो हम इसे लेमडा लेमडा काट करके ये कला निकाल लेंगे, यानी पहले वाले जो दीप्त के लिए ये बनेगा और दीप्त के लिए बनता है ठीक इनके बीच में आता है, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, इसका पथांतर होता है, तो लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2। तो तीसरी की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी में ये आएगा पथांतर के नाम पे और इसका मान हम ऐसे रख देंगे 6000 एंगस्ट्रॉम करके, तो हमारा इस तरह से पथांतर आ जाएगा। ठीक है, फिर कलांतर निकालेंगे तो सेम इस तरह निकालेंगे, डेल्टा एक्स का मान हम रखेंगे 5 लेमडा बाई 2 और ये कट करके आएगा 5 पाई, यानी इसका कलांतर होगा 5 पाई। 180 करके करना है तो 18 25 90 हो जाएगा आपका 900 पाई। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये बोला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी सिद्ध कीजिए नियम। तो ये एक चीज़ जान लीजिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्रिया में एक बहुत अच्छी बात होती है, ये धातु की प्लेट है आपकी, धातु की प्लेट पर यदि हम पराबैंगनी प्रकाश को डालते हैं तो वो प्रकाश जो है फोटान के रूप में गिरता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या की गई थी। तो ये है आपतित प्रकाश की ऊर्जा। ये इस ऊर्जा का एक काम होगा कि इस प्लेट के कार्बन के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे और उस इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा पाई जाएगी। इसी का ये फार्मूला आपको हल करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें व्याख्या कर लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं, लेट करते हैं। माना एक W कार्यफलन की धातु प्लेट है। इस प्लेट की देहली आवृत्ति μ0 है। इस प्लेट पर म्यू आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है ना, यानी आपतित प्रकाश की ऊर्जा h म्यू ई होगी, जो पृष्ठ पर पढ़कर दो प्रकार से खर्च होती है। पहला, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने में कार्यफलन के रूप में। दूसरा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वृद्धि में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम प्रकाश ऊर्जा डाल रहे हैं, जो भी हमारी प्रकाश ऊर्जा आ रही है, वो खर्च हो रही है कार्यफलन के रूप में और प्लस फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका E, ये हो गया W और ये हो गया EK, ठीक है ना। तो EK बराबर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि E माइनस W, और W बराबर हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि h μ0 होता है, यानी प्लांक नियतांक μ0, यानी देहली आवृत्ति। यहाँ पे h क्या है, आपका प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए,
अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है तो आप लिख सकते हैं एम भी मैक्स स्क्वायर, जो भी निकलेगी वो मैक्स में निकलेगी। यहाँ हो जाएगा एच म्यू और यहाँ हो जाएगा एच म्यू जीरो। यहाँ पे म्यू जीरो के बारे में हम पहले लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा हाफ भी मैक्स स्क्वायर बराबर एच म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक है, एक बात और भी याद रखिएगा कि म्यू अगर लेस है म्यू जीरो के तो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और H बराबर म्यू जीरो अगर हो गया तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। गतिज ऊर्जा शून्य होगी, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव क्रिया होगा। अगर म्यू लेस हो गया म्यू जीरो के तो याद रखना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया संभव नहीं होगी। यानी इसके लिए ये आपकी व्याख्या समझिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये धातु पृष्ठ है, इसका कार्यफलन W है, इस पर H म्यू है ना की ऊर्जा, प्रकाश विकिरण ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा दो रूपों में खर्च होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने में कार्यफलन के रूप में और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वृद्धि के रूप में, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश ऊर्जा जो आ रही है वो कार्यफलन और फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के इक्वल होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रकाश ऊर्जा हो गया E, कार्यफलन हो गया W और ये हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर ये होगा। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ आप एक और लिख सकते हैं ये म्यू। अब ये मान रख दीजिए, आपका हल हो जाएगा। अगले भी लिखा है पीएन संधि डायोड को अर्धदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, इसकी रचना दीजिए, कार्यविधि दीजिए और सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप एक हेडिंग कर सकते हैं कि पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया में प्रयोग। एक तो ये समझ लीजिए, इसमें तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अर्ध तरंग बनाना है तो याद रखिएगा अर्ध दृष्टिकरण की क्रिया में केवल एक पीएन संधि डायोड प्रयोग होता है। ठीक है, इसका परिपथ चित्र क्या होगा? परिपथ चित्र समझ लीजिए कैसे परिपथ में लगेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये आपका डायोड है, पीएन संधि डायोड। ये आपका P और ये आपका N। ठीक है, ये पीएन संधि डायोड के जो आपका ये ट्रांसफार्मर हम आपका बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल, उसके बाद इसका प्राथमिक कॉइल भी आएगा। ठीक है, और ये आपका बनेगा प्राइमरी कॉइल। जिस AC को DC में कन्वर्ट करना होता है और DC में कन्वर्ट करना होता है उसी को हम यहाँ पे ऐसे डालते हैं। ये आपकी AC मेंस प्राइमरी में जुड़ी रहती है। ये सिरा A और ये सिरा B, और ये जो सिरा होता है ये लोड प्रतिरोध से जाके जुड़ जाता है। ये RL है, ये आप XY कर लीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया परिपथ चित्र। अब परिपथ रचना भी देख लीजिए। परिपथ रचना में क्या होगा कि आपको कि पीएन संधि डायोड जो अर्ध दृष्टिकरण
के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके पी टाइप को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली यस के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा डायोड के एन टाइप को लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ते हैं, जिसका दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर के बी सिरे से जुड़ा होता है, आगे क्लियर। ये आपकी थोड़ी सी रचना हो गई, ठीक है ना, थोड़ी आपकी रचना हो गई। अब हम इसको देखते हैं क्रियाविधि क्या कहती है, स्टेप में समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जिस निवेशी एसी का अर्धडेशी बनाना होता है उसे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कुंडली से जोड़ते हैं। अन्योन प्रेरण द्वारा यह धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में पहुंचती है। आसान सा हुआ पहला स्टेप मान लीजिए। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं वो देख लीजिए कि एसी के आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होता है, देखिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो एसी दिख रहा है ऊपर का सिरा पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो आधे चक्र में जब ए सिरा पॉजिटिव होगा तो ये जब पॉजिटिव होगा तो देखिए पी टाइप को मिल रहा है प्लस आवेश, यानी प्लस सिरा मिल रहा है, तो ये डायोड अग्र अभिनत पर हो जाएगा, और अग्र अभिनत पर जब होगा तो धारा ऐसे क्या करेगी, लोड प्रतिरोध तक पहुंचेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है तो डायोड अग्र अभिनत पर होता है और आरएल पर यानी लोड प्रतिरोध पर डीसी धारा प्राप्त होती है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये सिरा की वजह से ये पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे लोड प्रतिरोध पर ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, एक आपका प्राप्त हो गया। अब देखते हैं अगले आधे चक्र में क्या होता है। अगले आधे चक्र में जब ए सिरा निगेटिव हो जाता है तो क्या होगा, डायोड पश्च अभिनत पर होता है, डायोड में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये निगेटिव हुआ होगा तो इसमें ये धारा आपको नहीं मिली होगी, इसका मतलब कि गैप रह गया होगा, यहाँ धारा आपको नहीं मिली।
तो इसी प्रकार जब अगले आधे चक्र में जब बात आएगी, यानी कि ये क्रिया बार बार होती रहेगी। भाई ये तो पूरा चक्र जा रहा है तो पूरा पूरा आएगा या नहीं आएगा। तो ये देखिए ये वाला आया यहाँ पे, लेकिन ये नहीं आया, लेकिन अगले आधे चक्र में फिर ये पॉजिटिव होगा। तो उपरोक्त क्रिया जो आपकी है, उपरोक्त क्रिया बार बार दोहराई जाती है और RL पर अर्ध DC प्राप्त होती है, जो परिपथ में रुक रुक कर चलती है। ठीक है। अब इसमें एक और प्रश्न में पूछा था कि इसके निवेशी और निर्गत तरंग को दिखाइए। तो निवेशी और निर्गत तरंग देखिए, तो ये आपका AC हो गया, निवेशी AC। ठीक है। और जो निर्गत होगा वो निर्गत DC देख लीजिए, अर्ध DC। ठीक है। तो निवेशी तो आपकी ऐसी थी तरंग रूप में, लेकिन इसमें क्या होगा कि केवल ऊपर वाला सिरा ही आएगा, तो इस तरह से ये दिखाई देगी। ये हो गया अर्धदृष्टिकरण की क्रिया। क्लियर। अब एक सवाल और देखते हैं हम लोग, अच्छा सवाल है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताना है। ध्यान से समझिए, ये देखिए ये धन है तो यहाँ से ही आपकी धारा निकलेगी। मान लीजिए इसमें ये धारा बह रही है, ये धन है तो यहाँ से धारा निकलेगी, एक I2 धारा हो गई। यानी इस सर्किट में I2, इस सर्किट में I1, दोनों मिलके चलेंगी I1 प्लस I2। किरचॉफ नियम इसमें लगा लीजिए, किरचॉफ नियम इसमें लगा लीजिए, दो पास हो गए। तो प्रथम पास यानी फर्स्ट पास से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे I2 2I2 होगा, यहाँ घुसने लगी तो I1 प्लस I2 4 होगा, और इसमें एक ही सेल है तो 1 वोल्ट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, तो 6I2 होगा आपका, 4I1 हो जाएगा और 6I2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा पास देखते हैं। दूसरा पास मतलब ये वाला पास, यहाँ से देखिए धारा चल रही है तो यहाँ हो जाएगा 3I1 प्लस, ये तो वही रहेगा, क्या आ जाएगा 4I1 प्लस I2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपका, इसमें सेल देख लीजिए 2 वोल्ट। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 7I1 प्लस 4I2 बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 2। समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इस पहले और दूसरे को हल करना है आपको। तो यहाँ देखिए, आप इसको बराबर कर लें चाहे इसको बराबर कर लें, तो आप इसको बराबर कर लीजिए। यानी हम I2 को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं ये देख लीजिए। करते क्या है कि इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, इस वाले में 2 का गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ऊपर 4 का गुणा कर रहे हैं तो 16I1 प्लस 24I2 बराबर 4। जब नीचे वाले में 6 का गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42 I1 प्लस 24I2 बराबर 6 दूना 12। अब इसको घटा लीजिए, यानी आपने किया 1 में 4 का गुणा माइनस किया 2 में 6 का गुणा करके। तो यहाँ घटाना है तो ये घट लग गया आपका, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा देखिए 42, यहाँ देखिए आपका आ रहा है 8 4 12 माइनस 8, और यहाँ देखिए 42 में से अगर आप 16 घटाएंगे 6 2 यानी 26 I2। देख लीजिए ठीक से, 6 12 ठीक है। तो ये माइनस कट जाएगा तो I2 बराबर आपका आ जाएगा 8/26। ठीक है,
तो 8/26 का मतलब हो जाएगा कि 4/13, तो I2 हो जाएगा 4/13 एम्पियर। अब हम लोग एक मान निकाल लिए हमने। अब एक मान और हम देखते हैं कि कोई एक समीकरण में रख लीजिए। ये वाला समीकरण देख रहे हैं, एक से हम देख रहे हैं। एक वाले में 4I1 + 6I2 = 1 है। हम I2 का मान रखने जा रहे हैं, तो I2 का जो मान है वो है 6, 4/13 = 1, यानी 4I1 + 24/13 = 1, यानी 4I1 = 1 - 24/13, यानी 4I1 = 13 - 24/13। ठीक है, अब इसको यहीं थोड़ा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/13 माइनस का, यानी 4I1 = -11/13, यानी I1 बराबर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो -11/13 चौक 52, ये आपका एम्पियर हो गया। दोस्त आपके धाराएं आ गई, हो गई ना। पहले पास की धारा हो गई आपकी 4/13, दूसरे पास की धारा हो गई 11/13। ये इसका मान तो आपको मालूम हो गया, I2 का। I2 हो गया 4/13 जा रही थी, और इसमें जो I1 जा रही है वो है -11/52। ठीक है, अब ये दोनों में तो जुड़ के जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि एक और पास लेंगे। 4 ओम में धारा कह लीजिए, 4 ओम ही जा रहा है इसमें, देखिए 4 ओम में धारा जा रही है, तो 4 ओम में धारा जो होगी वो होगी I = I1 + I2, आप I3 भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये I1 है आपका -11/52, और यहाँ है +4/13, यानी हम 4/13 - 11/52 कर सकते हैं। 52 है ना, 52 एलसीएम भी हो सकता है, तो 13 चौक 52, 13 चौक 52 होगा, तो 13 चौक 52 का मतलब 16 - 11 हो गया, यानी हो जाएगा 5/52। ठीक है, तो जो I3 धारा होगी वो 5/52 एम्पियर की होगी। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर, समझ में आ गया? देख लीजिए, ये थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा इसमें, आप रिपीट देख सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आ जाएगा। अगला सवाल है इसमें, देखिए अगला सवाल है ये कि 2 पतले लेंस हैं, उनकी फोकस दूरी 3 और 4 सेंटीमीटर है। 2 पतले उत्तल लेंस ही हैं, यानी 2 लेंस आपके हैं ऐसे। ठीक है, इनकी फोकस दूरी 3 और 4 सेंटीमीटर है, यानी F1 का मान इसमें 3, F2 का मान 4, और संपर्क में रखे गए। लेंस युग्म के 4 सेंटीमीटर दूर, यानी U 4 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, यानी इसे -4 लेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, भी बताना आपको। ठीक है, तो देखिए 2 लेंस जोड़े गए हैं, तो दोनों की संयुक्त फोकस दूरी जो होगी F1 + F2 होगी, और F1 F2 मिलाकर के V - U होगी। इसको देखिएगा ठीक से, है ना। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं 1/3 और यहाँ कर रहे हैं 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा V, यहाँ हो जाएगा +4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1/V = 1/3 आया, यानी V = 3 सेंटीमीटर। ये हो गई स्थिति। अब बच्चा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब भी समझ लीजिए क्या बनता है। तो प्रतिबिंब हो गया कि आप 4 सेंटीमीटर पे रखे थे, यहाँ 1 2 3 और 4 पे आप रखे थे, तो आपका प्रतिबिंब चला जाएगा 3 पे, 1 2 3, ये प्रतिबिंब बना आपका। इस लेंस युग्म से 3 सेंटीमीटर इधर भी बना, है ना, और इधर 4 सेंटीमीटर पर U रहा आपका। ये F1 F2 आपके 2 ठो रहे। क्लियर हो गया? अब देखते हैं ये सवाल को जरा। ठीक है, इसमें लिखा है सिल्वर का देहली तरंग दैर्ध्य इतना है,
सिल्वर का देहली तरंगदैर्घ्य यानी चांदी के पृष्ठ पर इतने की पराबैंगनी प्रकाश पड़ती है तो चांदी का कार्यफलन तो बहुत आसान होता है निकालना। तो कार्यफलन W बराबर हो जाएगा H C बाई लैम्डा 0। एक तो ये हो गया, और देहली तरंगदैर्घ्य ही म्यूज लैम्डा 0 होता है। ये तो आपका लैम्डा है, प्रकाश डाला जा रहा है, कार्यफलन होगा ना। तो W बराबर आप चाहें तो 1 2 3 7 5 लगा करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। जब हम W निकालने लगेंगे तो 12 3 7 5 बट्टे 3.8 भी आप ले सकते हैं। तो 3 अंक ऊपर गए, नीचे गए, 3 अंक ऊपर चले जाइए, ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, अब इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा आपको। तो हल अगर करते हैं हम तो कितना आएगा, ये आ जाएगा लगभग, चलिए काटिए, छोटा करते हैं। 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, ये हो जाएगा 19। ठीक है, 19 को अगर हल करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 19 6.1875, 19 हो गया आपका। ठीक है, इतना तो हो जाएगा 19 38 19 57, 19 57 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 19 57 आपका आ गया भाई। तो 19 57 का मतलब होगा 57, तो यहाँ हो जाएगा 7 6 7 4 11 8, 19 दूना 38, 19 दूना 38 अगर आप लेंगे तो यहाँ जाएगा 10, 19 छक्का 96 6, यानी आपका टोटल आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपका कार्यफलन। जूल में देना होगा तो जूल में दे लीजिए। ये हो गया। अब बोला कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए ई के बराबर होता है, ठीक है, ई के बराबर होता है ई माइनस डब्लू। हमने डब्लू तो निकाल लिया, डब्लू हमने क्या किया, निकाले हैं, कितना निकाले हैं 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी हम उसी तरह करके लगा दें, 12375 बटे में ये 26 वाला ले लें, 2600। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इसको भी थोड़ा हल कर देते हैं हम लोग, तो देखिए क्या मिलता है आपको। तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 12, ठीक है, 0.375 बटे 2.6, तो ये हो जाएगा 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो फिर यही आएगा जो ये कटा हुआ था अभी, तो आया था 6.1875 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो ई के बराबर हमारा आ रहा है 6.1875 बटे 1.3, इतना 3.26। यहाँ पे देख लीजिए, तो 13 दूना 26, 13 39, 13 चौके 52 जाएगा ना, 13 पच्चे 65 होगा नहीं। तो यहाँ देखिए एक बार हम इसको फिर से हल कर देते हैं आपका, चलिए यहीं हल कर देते हैं एक बार। देखिए वहाँ से दिख रहा होगा 6.1875 भागे इतना, तो 13 चौके 52, ये 52 हो गया। यहाँ बचा 9 8, 13 सत्ते 98, 13 सत्ते के कैसे ना, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 ले लीजिए, 7 7 आया। ठीक है, 13 पच्चे 65, 13 छक्के 78 होगा नहीं, 13 पच्चे 65। तो हमारा ये आ रहा है ई के बराबर 4.75 माइनस 3.26, यानी ई के बराबर हो जाएगा, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4, और ये हो जाएगा 1। यानी सब मिला के हम ये कह सकते हैं
कि EK हो जाएगा 1.5 और इसमें इतने का गुणा कर दीजिए तो ये जूल में चला जाएगा। तो 16 25 80 और 16 और 8 8 6 14 यानी 24। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए तो आपका आ जाएगा काइनेटिक जो एनर्जी आ जाएगी 2.4 × 10⁻19, ये जूल में आ जाएगा। और नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं आप, ये आंसर होगा आपका। आपको संभव पूरा सेट आपको मिल गया है, एक सेट में जितना होना चाहिए। और इसके अथवा के जो क्वेश्चन हैं उसको हम अगले वीडियो में दे देते हैं। मुश्किल से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरी के रूप में है, इसीलिए हम आपको दे भी नहीं रहे हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया, रेखा चित्र समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जय हिंद,